साथियों, नव वर्ष की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज हम लोगों की क्लास जीके की होगी, उसमें होगी संगठन। ये हमारा क्लास बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ये बिल्कुल याद रख लेना है आपको। इसमें से प्रश्न 100% बनेंगे, मेरी गारंटी है। 20 से 25 मिनट की क्लास होगी लगभग, और इससे 20 से 25 मिनट में आपको मैं 7 संगठन बताऊंगा, और इस 7 बड़े महत्वपूर्ण संगठन बताऊंगा। भारत किन किन संगठनों का सदस्य है, ये नए संगठनों में क्या बदलाव हुआ है। जैसे एक बदलाव हुआ है ब्रिक्स प्लस, ये आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, ये इसका नाम बदला हुआ है। और जो अभी वर्तमान में हमारा आसियान है और बिम्स्टेक है। इसका इसलिए महत्वपूर्ण है कि आसियान और बिम्स्टेक में दोनों म्यांमार और थाईलैंड, यहां भूकंप आया हुआ है, और ये जितने भी सदस्य देश है इन देशों की मदद कर रहे हैं। तो अब ये जो संगठन ये क्यों बनाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में इनकी मदद होती है, और एक दूसरे का सहयोग किस स्तर तक ये देश करते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना और इसके कितने देश सदस्य हैं, ये चीजें हमको जाननी है। और ये महत्वपूर्ण है, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो मेरी बात जो मैं बताता हूँ कि आप लोग कोशिश हो तो 20 से 25 मिनट ए टाइम, और इसी के साथ आपको लिखना है। और मेरी क्लास के बाद एक बार आपको और साथ ही साथ रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। फिर आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आपको प्रैक्टिस लेके आऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो आप लोग फिर सही से करते चलेंगे। ये सारे मैं आप लोगों को इतना ज्यादा मटेरियल नहीं परोसूंगा जिसमें आप लोग भ्रमित हो जाएं, आप लोगों के अंदर दुविधा पैदा हो जाएगी। वैसे ही वैसे जैसे आप लोग बेस नहीं करते हैं, पहली बात तो याद रख लेना, जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में आपको बता सकूं, जिसमें आपको याद रह जाए। यदि आप लोग किसी भी चीज का बेस नहीं जानेंगे, ये मेरी गारंटी है, यदि आप केवल फैक्ट के आधार पर रहेंगे और ऑब्जेक्ट में आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वहां पर इसके मैं एक कारण बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो आप लगाते हैं वो एक स्थायी ऑब्जेक्ट है चारों, तो उसमें आपको एक अलग आ जाता है, इसका ये है। लेकिन जो पेपरों में ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपकी इस प्रैक्टिस जैसे नहीं रहेंगे, उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे, फिर आपको आपने जो ज्यादातर सही पढ़े हैं, पता चला वही सही आपके एक प्रश्न में दिए गए हैं, लेकिन उसमें से केवल एक है। अब आप चारों में कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो आपको कोई भी चीज का पढ़ना है, बेस जरूर पढ़ते चलना है। और विशेष तौर पर जो मेरे साथ क्लास करते हैं उनको ईमानदारी से मैं सलाह यही दूंगा कि आप लोगों को रिटन पेपर जीके धर्म का आप लोग पढ़ेंगे, और कुछ साइको के यदि आपको प्रश्न सही करना है तो आपको लिख के पढ़ना पड़ेगा। एक बार लिखेंगे फिर आप दोबारा से उसकी अभ्यास करेंगे, तो जब ही आपसे बनेंगे। और एक बात मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण और समझा दूं कि देखो, यदि आप लोगों को रिटन पेपर में सफलता हासिल करनी है तो सफलता का मार्ग केवल विचारों की धारा में बहने से नहीं होगा। मैं आप लोगों से कितने ही ज्ञान की बातें कर लूं, कितनी भी आप लोगों से मैं कितना ज्ञानी हूं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूं, आप मेरे विचारों की धारा में बहते रहेंगे उतनी जितनी जब तक क्लास लेंगे, और फिर बाद में आप ये फीलिंग कर लेंगे कि हम सफल हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आप लोगों को ईमानदारी से रिटन पेपर निकालना है और बिना किसी डर भय के, बिना आपका आत्मविश्वास गिरे, तो आपको केवल यही करना पड़ेगा कि विचारों की धाराओं में मत बहे, आप अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। ये चीजें मुझे कैसे याद रहेंगी, इसकी आपको आत्मानुभूति करनी है। यदि आप केवल मेरी बातों को, मेरे ज्ञान को एक प्रवचन के रूप में लेते रहेंगे तो फिर आप ज्ञान में आपके विकास नहीं हो पाएगा, और रिटन पेपर में आपकी समस्याएं होंगी। ये मेरी विशेष तौर पर जितने भी साथी मेरे साथ क्लास करते हैं, तो मैंने बताया था कि मुझे ऐसी कोई चिकनी चमेली वाली या कोई मसाले वाली बातों में मजा नहीं आता है। मैं जब तक क्लास लेता हूँ बराबर सीरियस रहता हूँ, तो उसी आधार पर आपको जो मैं बताऊँ वो आपको, क्योंकि मैं ऐसा कई अनुभव कर चुका हूं कि मैं भी पहले शुरुआत किया था तो मुझे ऑब्जेक्टों में ज़्यादा एक खुशी महसूस होती थी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्थायी रहते थे, और फिर एक रट से मुझे जाता था कि ये
अच्छा ये वाला 4 में से अपने आप बोलने लगता था कि मैं सही हूँ। लेकिन जब वही प्रश्न वहां दूसरी जगह आता है प्रश्नों में और केवल उनको विकल्पों को हटा दिया जाता है और नए विकल्प जोड़ दिए जाते हैं, फिर आप लोगों के अंदर दुविधा हो जाती है कि आखिर इसमें सही कौन है। तो मेरी ये बात विशेष तौर पर याद रखना, हमारे पास टाइम पर्याप्त है। मैं ऑब्जेक्टिव की आपकी प्रैक्टिस लूंगा। मेरे पास मैंने अभी देखे हैं कम से कम नहीं है तो 25 से 27 टॉपिक हैं जो आपके RTGCO वाले में है। तो उसमें से लगभग मैं 250, मुझे लग रहा है कि 250 प्रश्न 250 से 300 बन जाएं। तो इतने प्रैक्टिस लेके आऊंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि संभवतः या तो उसी ऑब्जेक्ट से ही आपके प्रश्न आए या फिर ऑब्जेक्ट से यदि नहीं आते हैं तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे आएंगे आपको। तो ये मेरी विशेष तौर पर याद रखना है। सॉरी, थोड़ा मेरा फोन साइलेंट नहीं था। अब आ जाते हैं हम लोग संगठनों पर कि कौन कौन संगठन है जो महत्वपूर्ण है, वो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं सार्क से। देखो, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि फुल फॉर्म ज़्यादा लंबा है और उतना स्पेस नहीं रहता है कंप्यूटर में कि आपसे पूछा जाए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पिछली बार एक ऐसा वीडियो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। तो ये छोटे जरूर आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, जैसे SMS का, ATM का, इन सारे शब्दों का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये कुछ 20 से 25 शब्द होते हैं और कोशिश आप लोगों के पास मटेरियल हो तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और यदि नहीं हो तो फिर मैं इसकी एक अलग से क्लास में बता दूंगा। इन सारे शब्दों पर जरूर गौर कर लेना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और कुछ उस क्षेत्र में जब आपका नजरिया रहेगा आप कुछ उसके में आप बेस जानते होंगे तो आप जरूर कर लेंगे। सार्क में आएंगे हम लोग। इसकी स्थापना होती है 8 सितंबर 1985 को। देखो, सार्क 1985 को स्थापित होता है, ये आपको याद रखना। यदि ये याद ना रहे तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है मुख्यालय। इसका मुख्यालय है काठमांडू, और इसमें एक विशेष तौर पर बात रखना है, इसमें जो देश सदस्य हैं वो हैं 8 देश, लेकिन इसमें जो भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश हैं, केवल म्यांमार इस देश का सदस्य नहीं है। तो ये विशेष तौर पर याद रखना है। अब हम लोग म्यांमार को हटा देंगे, अब गिनती करेंगे कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आसपास कितने सीमा तक। तो एक हमारी समुद्री सीमा, देखो आप मालदीव देश जानते हैं, श्रीलंका हमारा 2 हो गए, बांग्लादेश हमारा 3 हो गया, भूटान हमारा 4 हो गया, नेपाल 5 हो गया, पाकिस्तान 6 है, और भारत हमारा स्वयं 7 है, और अफगानिस्तान 8 है। तो ये 8 देश सदस्य हैं सार्क के। काठमांडू में इसकी अंतिम बैठक काठमांडू में ही 2014 में संपन्न हुई थी, लेकिन 2016 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भारत ने कुछ विषयों पर इसका बहिष्कार कर दिया था। तो ये आप लोगों को विशेष तौर पर इसको याद रखना है क्योंकि भारत ने बहिष्कार किया था। अब इसकी बैठकें निरंतर नहीं हो रही है। यहाँ एक बात और आप लोगों को समझ लिए, आखिर ये संगठन बनाई क्यों जाती है, इसका क्या फायदा है। तो सबसे पहले आप 5 चीजें याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा इसका जो फायदा है वो आर्थिक सहयोग पर रहता है। आर्थिक में हमारा आ जाएगा व्यापार, ठीक है। दूसरा होता है वो हमारा रहता है राजनीतिक, जैसे आप लोगों के यहाँ राजनीतिक संगठन वो संकट आया है तो आप हमारे यहाँ शरण जैसे ले लेते हैं, ऐसे ही इसका ये रहता है राजनीतिक संकटों के समय। अब तीसरा रहता है हमारा सुरक्षा रणनीति पर। चौथा जो होता है वो हमारा होता है सामाजिक, ठीक है। और 5वां जो रहता है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। तो इन सब क्षेत्रों में सहयोग के लिए ये संगठन स्थापित किए जाते हैं। अब ये पूछने की संभावना मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया, भी लगभग 1600 से ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु हो चुकी है। तो इस दृष्टि से ये संगठन हमको ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, और हमारे भारत देश के द्वारा भी म्यांमार और थाईलैंड को मानवीय सहायता
और उसके अलावा कई और अन्य प्रकार की सहायताएं भी भेजी गई हैं, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम लोगों को आ जाना है आसियान पर। देखो इसमें 10 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1966 में होती है और ये बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना। इसका 10 देशों में भारत सदस्य है नहीं है, ये याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है आसियान का वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर याद रख लेना। यदि इसका भी हाल ही का 2024 का आप सम्मेलन पूछे कि कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लाओस की राजधानी वियंतियाने में। वियंतियाने में। तो इसको आप आसियान को भारत नहीं है, इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें म्यांमार है, इंडोनेशिया है, जो भी हमारे दक्षिण पूर्व के देश है वो सारे हैं। हमारे भारत उपमहाद्वीप के इसमें एक भी देश नहीं है। इन म्यांमार और इंडोनेशिया ये दक्षिण पूर्व में आते हैं। अब आते हैं हम लोग बिम्स्टेक पर। देखो बिम्स्टेक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें म्यांमार इसका सदस्य देश है और इसमें भारत भी सदस्य देश है। तो बिम्स्टेक में आपसे सबसे ज्यादा संभावना है कि पूछा जाएगा। तो बिम्स्टेक 1997 में इसकी स्थापना होती है। ये बैंकॉक, ये भी बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और जो मलेशिया की राजधानी है वो कुआलालंपुर है। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं हो जाना है, छोटे से देश की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए आप पूर्वोत्तर जो भी हमारे दक्षिण पूर्व के देश हैं उसकी राजधानियां यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसका बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं, ये याद रख लेना है। 7 देश कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। पहला देश है हमारा इंडिया, दूसरा देश है हमारा भूटान, तीसरा है हमारा नेपाल, चौथा है हमारा म्यांमार, पांचवा है थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये बिम्स्टेक के हैं। इसका बे ऑफ बंगाल जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, बिम्स्टेक, इसका ये आर्थिक संगठन है सहयोग का। तो इसमें आप 7 देश सदस्य, इसका जो हमारा मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका में है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब यहीं से हम लोग एक और जान लेंगे, वो जान लेंगे हम लोग क्वाड कि आखिर क्वाड क्या है। क्वाड मुझे लगता है और ज्यादा संभावना, क्योंकि क्वाड सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की दृष्टि से प्लस संतुलन की। यहाँ चीन को संतुलित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया ने, ये 2007 में इसकी स्थापना होती है। ये जानकारी नहीं होगी लोगों को, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लेता है और 2017 में हमारे मोदी जी के प्रयासों के द्वारा दोबारा इसको पुनर्जीवित, और साथ में ट्रंप साहब का भी कुछ ऐसा अथक प्रयास रहा जिसमें क्वाड का दोबारा, अब इसको याद रख लेना है। इसका जो अभी वर्तमान में 2024 में सम्मेलन हुआ है, ये कोई अंतर सरकारी पैनल नहीं है, ये अस्थायी संगठन है। तो इसका जो हुआ है वो हुआ है डेलावेयर में। डेलावेयर एक अमेरिका में जगह है, वहां पर इसका संपन्न हुआ है। तो केवल ये याद रखना है कि 4 देश हैं और हमारा भारत मेंबर है। अब इसके साथ आगे आ जाएंगे हम लोग ब्रिक्स पर। देखो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं पहले बताते चलता हूँ, फिर लास्ट में बता दूंगा कि जो कम महत्वपूर्ण लगते हैं मुझे। देखो अब ये हो गया है ब्रिक, पहले था ब्रिक, फिर हुआ ब्रिक्स, फिर हो गया ब्रिक्स प्लस।
तो ब्रिक में 4 देश होंगे इसके, ब्रिक्स में एक और होगा तो 5 हो जाएंगे, और प्लस में हो जाएगा 5 + 5, तो ये होगा 10। 2009 में इसकी आप लोगों को पता होगा स्थापना होती है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ता है इसमें। 2014 में एनडीबी की स्थापना होती है एक, 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो है संघाई में, इसका भी संघाई में। अब आपको इसमें से ज्यादा याद क्या रखना है, 2024 का जो इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रूस के कजान में। एक कजान जरूर आपसे पूछेगा, क्योंकि हमारे मोदी साहब वर्ल्ड वार अभी छिड़ा हुआ है, विश्व युद्ध, और उसमें वर्ल्ड वार अंतरराष्ट्रीय युद्ध में मोदी जी 2 बार रूस जा चुके हैं, 1 बार यूक्रेन जा चुके हैं, तो एक कजान मुझे सबसे ज्यादा संभावना आपसे पूछने के लिए लग रही है। अब इसमें 5 देश कौन कौन जुड़े हैं ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। जो अगले 5 देश जुड़े हैं वो हम लोग इजिप्ट से शुरू करेंगे। ये मिस्र इसका होता है, मिस्र बोलते इसको, और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब आएंगे हम लोग ईरान पर, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। इसके हिसाब से कितने मेंबर जुड़े हैं, तो 5। कौन जुड़ा है तो ये तो मुझे संभावना कम लग रही है, क्योंकि इतना स्तर घुस के नहीं पूछते आरटीजीएसयू में, लेकिन कितने जुड़ गए हैं, क्या नाम हो गया है उसका ये जरूर पूछेंगे। इसकी स्थापना, इसका महत्व क्या है, और इसमें चाइना है साथ में भारत है। और ये एक अभी हाल ही में आरोप और लगा है कि चाइना, रूस और इंडिया डॉलर के अलावा एक नई वैकल्पिक करेंसी की खोज में है, ये अमेरिका ने आरोप लगाया है, इसलिए ब्रिक्स और महत्वपूर्ण हो गया है, ये आपको जरूर याद रख लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण संगठन पर। अब हमारा कुछ नहीं बचा है, एक बचा है G20। इसकी 1999 में, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में भारत ने इसकी नई दिल्ली में अध्यक्षता की थी, नई दिल्ली, ठीक है। 2024 की रियो डी जेनेरो में, रियो में ब्राजील में हुआ है इसका। 2025 में दक्षिण अफ्रीका में करना है। 2022 में इंडोनेशिया ने की थी। तो ये सब हर देशों के जितने भी 19 देश मेंबर हैं सबको अलग अलग हर वर्ष इसकी अध्यक्षता मिलती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के पास से पहली बार ऐसा मौका आया था G20 की अध्यक्षता के लिए। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था थोड़ा, इसलिए ये बातें आपकी पर्सनल जो रीजनल जो क्षेत्रीय तौर पर आपसे कहाँ आपका आयोजित हुआ था, तो ये इंटरव्यू में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पूछने की कम से कम संभावना है। ये क्या करता है, तो ये लगभग 85% हमारी जो विश्व की जीडीपी है इसका प्रतिनिधित्व करता है, और लगभग 70% इसमें जनसंख्या आती है जिसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें केवल इतनी ही है। अभी हमारे लिए खबर पुरानी है, लेकिन छोटी सी आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। यदि आप बेस याद नहीं रखेंगे तो वहां पे जैसे ही 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी एक प्रश्न में मैं क्लास पढ़ाऊं और उसमें आप कंफ्यूजन में रहें। केवल ईमानदारी से आपको क्लास करना है। अब होता है G7 देश में भारत इसका मेंबर नहीं है, ये याद रख लेना है। G7 विश्व की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का देशों का एक संगठन है। इसमें विशेष तौर पर इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, USA, 1 2 3 4 5 UK और हमारा फ्रांस, ठीक है। और 7 देशों के अलावा एक यूरोपीय यूनियन भी है। ये अलग से इसमें मतलब इसमें
मतलब इसकी मतलब इसमें मैं मानता हूं कि आप बोल सकते हैं कि इसमें सहयोग करता है या इसमें जुड़ता है इन 7 देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है G7। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक और हमारा, यदि आप लोग जानना चाहें तो बिल्कुल याद रख लेना है। यूएन के बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं की। यूएन में छोटी सी यदि आपसे अब ऐसी कोई भी आपत्तियां या कोई भी हमारी आपदाएं आती हैं तो इसमें यूएन का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो यूएन में भी हम लोग जानकारी ले लेंगे। 1945 में इसकी अक्टूबर में 21 अक्टूबर को स्थापना होती है। 51 देश इसकी स्थापना करते हैं। वर्तमान में 193 मेंबर हैं। अब आप बोलेंगे कि 51 ने क्यों की है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा औपनिवेशिक थे, संप्रभु राष्ट्र कम थे। जितने संप्रभु राष्ट्र थे उन लोगों ने यूएन की स्थापना कर ली थी। इसमें 6 ऐसे कमेटियां या 6 ऐसे मैं मान लेता हूं परिषदें हैं जो विशेष तौर पर काम करती हैं। एक आप लोगों ने सुरक्षा स्थायी परिषद सुनी होगी, उसमें 5 मेंबर होते हैं और अस्थायी में होते हैं 10। तो 10 वाला आपको याद रखना है क्योंकि इसका भारत मेंबर बनता रहता है अस्थायी का, और इसकी 10 सीटें हैं और इसकी 5 है। एक होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा में सारे मेंबर होते हैं और यही महासभा सपोर्ट करती है अस्थायी के लिए। तो ये याद रखना है। एक आप लोगों ने और सुना होगा कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ऐसे कुछ 6 विशेषतः इसकी शाखाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और राजनीतिक संकट या अपनी आपदाओं में सुरक्षा या कुछ मदद सहयोग प्रदान करवाता है। तो इसकी आपको इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों से संगठनों में कोई और अन्य प्रश्न बनने वाला नहीं है ये विशेष तौर पर। हाँ, एक याद रखना है कि बिम्सटेक का जो ये हमारे भारत के गांधीनगर में अभी 2024 में सम्मेलन हुआ था। तो शायद ये करंट का मुद्दा है और ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये विशेष तौर पर याद, सारे जितने संगठन है उसके आपको मुख्यालय याद रखने। आपकी स्थापना वर्ष यदि ना हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपको जरूर याद रख लेना है कि गांधीनगर में इसका अभी आयोजन हुआ था। ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है अब कोई ऐसी जरूरत है नहीं है जो हम लोगों से छोटी हो, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी अन्य हमारा भारत को जैसे IMF, विश्व बैंक, इनका भी सदस्य रहता है, तो इसके बारे में इतनी निचले स्तर तक जानकारियां नहीं लेता है हमारा RTVSU, जो भी हमारे आर्मी वाला डिपार्टमेंट है, प्रश्न पत्र बनाता है। लेकिन जितना स्तर तक बनाता है वो मैंने सारा आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है। ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ लेना है और साथ में लिख भी लेना है। धन्यवाद।